नमस्कार। साहित्य कला संस्कृति पर आधारित YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण और सीमा निर्धारण के विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पूर्व मैंने आदिकाल के हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण पर भी वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन और जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हालांकि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण अपने आप में इतना बड़ा प्रश्न है कि उसे एक वीडियो में समाहित करना संभव नहीं है। इसलिए मैंने इसे तोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आदिकाल के नामकरण और सीमा निर्धारण पर ही केवल चर्चा करूंगा। तो चलिए आदिकाल के नामकरण और सीमा निर्धारण की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के विवादास्पद प्रसंगों में हिंदी साहित्य के आदिकाल का भी प्रसंग सर्वप्रमुख रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अनेक विद्वान लेखकों ने इस संबंध में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। हिंदी साहित्य के विधिवत इतिहास लेखन से पूर्व भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता आदि कई रचनाएं उपस्थित हो चुकी थी, लेकिन इनमें काल विभाजन और नामकरण जैसी समस्या पर विचार विमर्श नहीं किया गया था, या यूं कहे कि इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया था। जब हम आदिकाल की नामकरण की चर्चा पर बात करते हैं तो पाते हैं कि कुछ विद्वानों ने इसे वीरगाथा काल कहा, क्योंकि इसमें वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रधानता थी। तो कुछ ने सिद्ध सामंतों की रचनाएं की परिधि में आ जाती है। देखा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीरगाथा काल को लेकर विभिन्न विद्वानों के जो मतभेद रहे हैं, ये मतभेद पर ही मैं पूर्ण प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आइए हम उनके वीरगाथा काल की पहले चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक युग के साहित्य की दो कोटियों में बांटा, अपभ्रंश भाषा का साहित्य और देश भाषा का साहित्य। उनके मत में सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों और अनुभूतियों से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। अतः हम इसे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रख सकते, या इसे हम शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं गिन सकते। वे फुटकर रचनाएं हैं जिनमें विशेष प्रवृत्ति स्पष्ट भी नहीं होती। अतः उनके मन में तत्कालीन साहित्यिक रचनाओं में से केवल खुसरो की पहेलियां, विद्यापति तथा विशल देवरासों को छोड़कर सभी रचनाएं वीरगाथात्मक हैं। इस युग में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता का यशोगान तथा उन्हें युद्धों के लिए उकसाने का काम करते थे। इसलिए उनकी रचनाओं को राष्ट्रीय पुस्तकालयों में रखा जाता था। लेकिन बाद में साहित्य संबंधी जो खोज की गई, उसके अनुसार शुक्ल जी ने जिन रचनाओं को आधार मानकर इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा है, उनमें से अधिकतर बाद की रचनाएं हैं, कुछ सूचना मात्र है। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर विवेच्य काल का नामकरण वीरगाथा काल रखा है, उन पुस्तकों का हम उदाहरण देते हैं। विजयपाल रासो जो नरपत नाल की लिखी गई है, हमीर रासो शारंगर की है, कीर्तिलता कीर्तिपताका विद्यापति की है, खुमान रासो दलपति विजय की है, विशल देव रासो नरपति नाल की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, जयचंद प्रकाश जो भट्ट केदार की है, जयमैन जस चंद्रिका मधुकर कवि की है, परमाल रासो जगनी की है, खुशो की पहेलियां हैं और विद्यापति पदावली है। इन रचनाओं में से अधिकतर रचनाएं अप्रामाणिक एवं सूचना मात्र है। खुमान रासो को शुक्ल ने पुराना माना था, जबकि मोतीलाल मिनारिया ने इसकी रचना काल संवत 1300
1330 और 1360 के बीच माना है। इसी प्रकार से बिसलदेव रासो भी संदेशपद है। शुक्ल ने भी इस ग्रंथ को कोई महत्व नहीं दिया था। पृथ्वीराज रासो भी अप्रामाणिक रचना सिद्ध हो चुकी है। यज्ञ काव्य प्रचलित गीतों के रूप में है, अतः इसे भी सूचना मात्र ही समझा जाना चाहिए। हमीर रासो तथा भट्ट के द्वारा कृत जयमंगस चंद्रिका की रचनाएं भी सूचना मात्र ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन ग्रंथों के आधार पर इनका नाम वीरगाथा काल रखा गया वे या तो सूचना मात्र है या बाद में लिखी हुई रचना है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि शुक्ल ने धार्मिक साहित्य को उपदेश प्रधान मानकर साहित्य की कोटि में नहीं रखा, किंतु जिन धार्मिक साहित्य में प्रेरक शक्ति हो और जो रचनाएं मानव मन को आंदोलित करने में समर्थ हो, उसका साहित्यिक महत्व नकारा नहीं जा सकता है। इस दृष्टि से अपभ्रंश की कई रचनाएं जो धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गए थे, निसंदेह उत्तम काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके मत में धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश को काव्यगत के लिए बाधक नहीं समझना चाहिए। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, धार्मिक होने से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा मानकर चला जाए तो तुलसी का मानस और जायसी का पद्मावत भी तो साहित्य की सीमा में प्रविष्ट नहीं हो सकते। भगवत कथा धार्मिक कथा है, लेकिन इस जैसा सुंदर काव्य इस युग में अन्यत्र कहीं भी हम नहीं देख सकते। संक्षेप में कहा जाएगा कि सभी धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास से नहीं हटाया जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने तत्कालीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही नामकरण किया था। नवीनतम खोजों में जो ग्रंथ उपलब्ध हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी नामकरण निर्धारण करते समय ध्यान में रखना होगा। मोतीलाल मनुरिया कहते हैं कि जिन रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल नाम रखा गया है वे किसी विशेष प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं करते, बल्कि चारण भाट आदि वर्ग विशेष की मनोवृत्ति को ही स्पष्ट करते हैं। यदि उनकी रचनाओं के आधार पर किसी काल का नाम वीरगाथा काल रखा जाए तो राजस्थान में आज भी वीरगाथा काल ही है, क्योंकि ये लोग आज भी उत्साह से काम कर रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो मोतीलाल मनारिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक स्पष्ट उदाहरण के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को खारिज करने का प्रयास किया है। अब आगे चलते हैं। अब आदिकाल को अपभ्रंश काल चंद्रधन शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के आदिकाल अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है। आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता स्वीकारते हुए उन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल कहना अधिक समीचीन समझा है। भाषा के आधार पर साहित्य के इतिहास में काल विभाजन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। साहित्य के किसी भी काल का नामकरण उस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों अथवा प्रतिपाद्य विषय के आधार पर उचित समझा जाता है। अपभ्रंश काल यह नाम भ्रामक भी सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें श्रोता या पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर न जाकर अपभ्रंश साहित्य की ओर आकृष्ट होता है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी अपभ्रंश और हिंदी दो अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए पुरानी हिंदी को अपभ्रंश करना भी उचित नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को अपभ्रंश कहा था, लेकिन बाद के आचार्यों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। अब आगे चलते हैं। आदिकाल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा। इन दो नामों से भी अभिहित किया। उनकी सम्मति में हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है, किंतु अपभ्रंश एक पृथक भाषा के रूप में विकसित होने से पूर्व हिंदी भाषा की एक ऐसी स्थिति में भी रही होगी जिसमें वह अपभ्रंश के प्रभाव से सर्वथा न मुक्त हो सके।
अभ्रंश भाषा के अंत और हिंदी भाषा के प्रारंभ की इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की कल्पना की। हिंदी साहित्य के जिस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, वहीं पर डॉक्टर वर्मा ने उसे चारण काल कहना अधिक उपयुक्त समझा है। अब आगे जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा गया है। विषय वस्तु की दृष्टि से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस युग के लिए सिद्ध सामंत युग नाम से प्रेषित किया है। प्रस्तुत नामकरण बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। अतः इस काल के साहित्य में सिद्धों द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य ही प्रधान है। सामंत काल में सामंत शब्द से उस समय की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है और अधिकांश चारण जाति के कवियों की राजस्तुति परक रचनाओं की प्रेरणा स्रोत का भी पता चलता है। लेकिन इस सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग में सभी धार्मिक और सांप्रदायिक तथा लौकिक रचनाएं नहीं आती। राहुल सांकृत्यायन अभ्रंश और पुरानी हिंदी को एक ही मानते हैं। साथ ही इस युग की रचनाओं को मराठी, उड़िया, बंगला आदि भाषाओं की सम्मिलित निधि स्वीकार करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिद्ध सामंत युग नाम भी साहित्य के लिए उपयुक्त नाम नहीं है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार साहित्य को देखते हुए यह नाम भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उसमें पूर्ववर्ती सभी काव्य रूढ़ियों तथा परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है और उसके साथ कुछ नवीन प्रवृत्तियों का भी जन्म हुआ है। इसलिए इसे बीज वपन काल करना उपयुक्त नहीं है। अब आदिकाल नाम से अभिहित करने वाले हजारी प्रसाद आदिकाल को आदिकाल नाम से अभिहित करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक सर्वश्रेष्ठ नाम सुना है, जिसे आज हम मुक्त कंठ से स्वीकार कर चुके हैं। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम भावापन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह बात ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण का विषय अत्यंत उलझा हुआ है। जब तक हिंदी की पूर्ण सीमा निर्धारण नहीं की जाती, तब तक उपलब्ध साहित्य की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता। अतः तब तक किसी निश्चय पर पहुंचना सहज नहीं है। अंत में कहा जा सकता है कि किसी निश्चित मत के अभाव में प्रस्तुत काल का नामकरण आदिकाल ही अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। यह नाम सर्वाधिक प्रचलित हो गया है। आदिकाल सीमांकन सर्वाधिक प्रचलित हो गया है। इसलिए मुक्त कंठ से आदिकाल को हम सभी ने आदिकाल के नाम से ही जानने लगा, या हम कहें तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को हम आदिकाल ही कहते आए हैं और ये सब प्रचलित नाम हो गया है। अब आइए हम आदिकाल की सीमा के निर्धारण पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत काल के साहित्य की पूर्वापूर्व सीमा को निर्धारण करने का विचार भी कुछ कम विवादास्पद नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इस काल का प्रारंभ संवत 1050 और अंत 1375 माना है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं शती की अपभ्रंशों की पुरानी हिंदी कहकर अपने सिद्ध सामंत युग का प्रारंभ इसी काल से मान लिया और इस काल की अपर सीमा 13वीं शताब्दी मानी। डॉक्टर गेरसन ने आदिकाल की अंतिम सीमा 14वीं ईस्वी तक मानी। मिस्र बंधुओं ने 1379 ईस्वी का वर्ष स्वीकार किया। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल भी इसे 1343 ईस्वी ही माने हैं। अधिकांश इतिहासकार शुक्ल जी से सहमत है। यह ठीक है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है, पर विद्यापति का रचना काल 1375 से 1418 ईस्वी के मध्य माना जाता है।
और इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 ईस्वी निर्धारित की जा सकती है। किंतु इसमें भी नहीं की। भक्ति काल ने जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी द्वारा निर्धारित 1813 ईस्वी के बाद भी 3 शताब्दी तक आदिकालीन साहित्य सामग्री का प्रसार माना जा सकता है। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास के सीमांकन को हम निम्नलिखित रूप में हम दे सकते हैं। आदिकाल के समय सीमा को हम 1050 से 1375 ईस्वी तक मानते हैं। अब यदि हम मध्यकाल को ले, उत्तर मध्यकाल को ले और आधुनिक काल को ले तो इसकी चर्चा हम पिछले YouTube पर कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ इसकी चर्चा करना नहीं ठीक समझते हैं। केवल आदिकाल तक ही हम सीमित रहते हैं। धन्यवाद।